हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और उसी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि आप हमारे SKBSE ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पे मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का फ्री टेस्ट आप दें। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का, तो इसका जो आगे का प्लान है वो कुछ इस तरह है कि अभी तक हमने 3 चैप्टर का डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। आज तीसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये तीसरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप हमारे SKBSE ऐप पे जाएंगे और इस न्यूमेरिकल एंड फिजिक्स का जो है आपको सेट मिलेगा। वो सेट आप पहले खुद से लगाएंगे, वो सेट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उस सेट का हम लोग डिस्कशन देखेंगे। और ये बेहतर तरीका होगा आपके सीखने का कि पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद आप हमारा वीडियो देखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो SKBSE ऐप जो है हमारे प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। तो ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा चैप्टर का आज का आखिरी किस्त, जिसमें हम प्रैक्टिस योरसेल्फ सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस योरसेल्फ के पहले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति r त्रिज्या वाले वृत्ताकार रास्ते पर आधा चक्कर लगाता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन और तय की गई दूरी है। तो r त्रिज्या वाले वृत्ताकार रास्ते पर आधा चक्कर लगाता है, तो वृत्त का आधा, ये रहा वृत्त का आधा, तो यहां से चल के यहां तक पहुंचा, तो इस व्यास के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा, लेकिन वृत्ताकार रास्ते से पहुंचा। तो इसमें आपको बताना है कि उसका विस्थापन और दूरी। तो व्यास जानते हैं, अगर त्रिज्या r हो तो व्यास हो जाएगी 2r। तो दूरी जो है रास्ते की लंबाई होती है, तो इस आधे वृत्त की लंबाई होती है पाई इंटू r। और विस्थापन जो है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की ये मिनिमम दूरी होती है, तो ये दूरी हो गई 2r। तो इसलिए जो विस्थापन जो है कितना होगा, न्यूनतम दूरी 2r, और जो दूरी है तय की गई दूरी वो रास्ते की लंबाई होती है, और रास्ते की लंबाई कितनी है, तो अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की परिधि जो कि है पाई इंटू r। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2r एंड पाई r, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में, डी में। ठीक है दोस्तों, तो ये था दूरी और विस्थापन से रिलेटेड सवाल। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। एक पिंड विराम की अवस्था से शुरू कर 20 सेकंड तक एक समान त्वरण से चली। तो पिंड विराम की अवस्था से शुरू किया तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, और 20 सेकंड तक एक समान त्वरण से चली, तो 20 सेकंड दिया हुआ और त्वरण जो है एक समान है। तो यदि पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी s1 और अगले 10 सेकंड में तय की गई दूरी s2 हो, तो उस दोनों में क्या संबंध है। तो t बराबर 0 से चलना शुरू किया, t बराबर 10 सेकंड पे यहां पहुंचा, तो ये दूरी है s1, और फिर अगला 10 सेकंड, तो टोटल टाइम हो गया 20 सेकंड, तो ये दूरी है s2। तो आपको बताना है s1 और s2 में क्या संबंध है। तो आइए डिस्प्लेसमेंट का s1 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये u तो 0 है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, इसको छोड़ देंगे, तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। लेकिन ध्यान यह रहे कि u 0 रख रहे हैं, तो जो कि यहाँ पर था, शुरुआत में था, तो जो भी ये s का फॉर्मूला यहाँ से है, प्रारंभिक बिंदु से है। ठीक है, तो इसलिए s1 जो पहला 10 सेकंड का, ये दूरी हो जाएगा हाफ a गुना 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब लेते हैं s1 प्लस s2, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा है हाफ at स्क्वायर, ये प्रारंभिक बिंदु से है, तो 20 सेकंड में कुल दूरी हो गया s1 प्लस s2। तो इसलिए s1 प्लस s2 बराबर हाफ a, टोटल टाइम है 20 का स्क्वायर। अब इसी से s1 और s2 का रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1 बराबर 2 में 1 से भाग देंगे, तो ये हाफ ए कट जाएगा, 20 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर। अब 20 स्क्वायर 400 बटा
100 मतलब 4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, S1 प्लस S2 बराबर 4S1। सो S2 बराबर हो जाएगा 3S1। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, S2 बराबर 3S1। और ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। सो S2 बराबर 3S1 ये करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रेशियो आया S2 और S1 का वो 3:1 का है। तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और एक समान तरह से चलती है तो समान समय में लगातार तय की गई दूरियां जो है वो विषम संख्या के अनुपात में होता है। तो S1 अगर 1 है तो S2 जो है 3 होगा। उसके आगे भी इसी तरह अगर आप देखें 10 सेकेंड और 30 सेकेंड तक, तो ये 1 है तो ये 3 है तो ये हो जाएगा 5। तो ये रेशियो जो है विषम संख्या के अनुपात में होता है, S1 S2 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 S3। लेकिन वो तभी होगा जब एक समान त्वरण हो और साथ ही साथ ये इंटरवल समान हो। जैसे यहाँ 10-10 सेकेंड का है तो जरूरी नहीं 10-10 का होना, 5-5 सेकेंड का भी हो सकता है, 2-2 सेकेंड का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेशियो 1:3:5 होता है। तो अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो ये जवाब आप इजीली दे सकते थे कि ये अनुपात जो S2 और S1 का होगा वो 3:1 का होगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, एक एथलीट 8 त्रिज्या वाले वृत्ताकार रास्ते पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 8 त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार रास्ता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। तो इसका आवर्त काल दिया हुआ है 40 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद एथलीट का विस्थापन क्या होगा? तो ये जब चलना शुरू करता है तो जैसे यहां से चलना शुरू किया, इसको ए कहते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 60 दूना 120, 20 140 सेकंड। तो आपको बताना है इसका विस्थापन। तो आप विस्थापन कैसे निकालेंगे? विस्थापन तो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो ये समय 140 है और एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड ही लगता है। तो 40 सेकंड में अगर एक चक्कर लगाए तो इसका विस्थापन तो हो गया 0। तो हर प्रत्येक चक्कर खत्म होने पे विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। और उसके आगे और चलता है तो फिर वो दूरी निकालना पड़ेगा आपको। तो आप ये सबसे पहले देखेंगे इसमें कितना बार पूरी चक्कर लगा। ठीक है, तो पूरी चक्कर 140 बटे 40, 140 में 40 से आप भाग दे दें तो ये हो जाएगा 4 × 12, 2 14, 2 बटे 4 मतलब 3.1/2, 3.5 चक्कर हो गए। ठीक है, चक्कर की संख्या कितनी हो गई? 3.5। तो इस 3 चक्कर में उसका विस्थापन होगा 0। जैसे देखें पहली चक्कर जहां चले वहीं पहुंच गए, 0 विस्थापन। दूसरी चक्कर फिर 0, तीसरी चक्कर फिर 0। अब ये जो आधा चक्कर है वो यहां से चल के कहां पहुंचेगा? इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर। तो यहां से यहां ये फाइनली आधा चक्कर बचा तो उसका विस्थापन प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक। तो ये प्रारंभिक से अंतिम बिंदु क्या है? ये है आपका व्यास। तो इसीलिए विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r, व्यास के बराबर। फाइन। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से समझ ले। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, दो वस्तुओं जिनकी द्रव्यमान क्रमशः ma तथा mb है उनकी भिन्न ऊंचाइयां a तथा b से क्रमशः गिराया गया। तो दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान ma mb है और उनको अलग अलग ऊंचाइयों a और b से क्रमशः छोड़ा गया, गिराया गया। तो उन ऊंचाइयों को तय करने में लगे समय का अनुपात है। तो कोई भी वस्तु अगर यहाँ से ऊंचाई से छोड़ी जाए तो u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0, h ऊंचाई से छोड़ा, इसका त्वरण कितना होगा? g। तो h ऊंचाई से गिरने में लगा समय, इसका पहले फॉर्मूला देख ले। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये तो 0 है, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर। तो इससे t हो जाएगा √2h/g। तो ये रहा फॉर्मूला कि ऊपर से छोड़ते हैं किसी वस्तु को अगर
तो ये h ऊंचाई गिरने में, h मीटर नीचे जाने में जो समय लगेगा वो होगा √2h/g। अब दो अलग, और इस फॉर्मूला में ये भी देखें कि वस्तु के द्रव्यमान पे से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ से 5 किलो का वस्तु गिराएं या 10 किलोग्राम का वस्तु गिराएं, h ऊंचाई गिरने में दोनों को समान समय लगेगा, √2h/g ही लगेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन में द्रव्यमान ma और mb दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समय जो है ऊपर से गिरने में लगा समय द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो फिर इसका अनुपात क्या होगा, TA और TB का अनुपात, तो ये ऊंचाई के वर्गमूल के अनुपात में होगा। तो ऊंचाई h, तो पहले वाले का जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है a और दूसरी की ऊंचाई दिया हुआ है b। तो t समानुपाती है किसके, ऊंचाई के वर्गमूल के। तो इससे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा TA/TB √a/b। तो ये होगा उसका करेक्ट रेशियो जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दो पिंडों A तथा B के विस्थापन समय का ग्राफ सीधी रेखा है, तो जो अक्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के ढाल पर है, तो उनके वेगों का अनुपात है। तो दो वस्तुएं A और B है जिसके विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हुआ है, सीधी रेखा है जिसका ढाल क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये A के लिए है और ये B के लिए है। तो ये जो वेग है वो क्या होता है, जब विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से हम लोग वेग कैसे निकालते हैं, तो ये होता है विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल। अब ढाल क्या होता है, तो ये एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे जितने कोण पर है उसका tan थीटा, तो बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो अब आपको ये एंगल पता है दोनों के लिए, तो A का वेग अब बटा B का वेग, तो A का ढाल tan, A के लिए एंगल है 30 डिग्री और B के लिए एंगल है 60 डिग्री, तो tan 30/tan 60, तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो दोनों वस्तुओं के वेग का अनुपात 1:3 हो जाएगा, तो जो कि दिया गया ऑप्शन डी में। ऑलराइट, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विस्थापन समय ग्राफ के ढाल को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और उसका जो परिमाण है समानुपाती होता है किसके, tan थीटा के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, मोना सीधी सड़क पर आधे समय के लिए v1 वेग से, बाकी आधे समय के लिए v2 वेग से चलती है, तो मोना की औसत वेग है। तो मोना सीधी सड़क पे चल रही है, तो आधे समय के लिए v1 वेग से और बाकी आधे समय के लिए v2 वेग से चली, तो इसका औसत वेग ज्ञात करना है। तो आधे समय मतलब दोनों बराबर बराबर समय के लिए चला है, तो मान लेते हैं ये समय है t0 और ये समय भी है t0। तो औसत वेग क्या होता है, तो कुल विस्थापन अब बट्टा कुल समय। तो ये जो बराबर बराबर समय का दो इंटरवल है इसमें विस्थापन निकालते हैं। तो पहले t0 समय में विस्थापन वेग गुना समय, तो v1 इंटू t0। फिर दूसरे t0 का विस्थापन तो वेग गुना समय, तो v2 इंटू t0 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल हो गया t0 प्लस t0 2 t0। तो ये औसत वेग आ जाएगा v1 प्लस v2/2, ये t0 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपको v1 प्लस v2/2, तो जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, राज एक सीधी सड़क पर पहले v1 वेग से कुछ दूरी चलता है, फिर उतनी ही दूरी v2 वेग से चले
तो राज का औसत चाल है। तो राज एक सीधी सड़क पर चलता है, पहले V1 से और फिर V2 से, और दूरी इस बार बराबर, पिछले बार दिया होता जिस V1 से जितने समय के लिए चला V2 से ही उतने समय के लिए चला, तो उसका आंसर था V1 प्लस V2/2। लेकिन इस बार कह रहा है जितनी दूरी V1 से चला, तो मान लेते हैं ये दूरी है D, तो उतनी ही दूरी V2 से भी चला। तो अब औसत चाल बताना है। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी D प्लस D 2D, और समय, तो पहली D दूरी जो है इसमें कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इसके लिए समय हो जाएगा दूरी बटा चाल मतलब D/V1, और इसके लिए समय हो जाएगा D/V2। तो दोनों को जोड़ दें, D/V1 प्लस D/V2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये D कट जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो लगातार समान दूरियां अलग अलग चाल से तय हो तो औसत चाल हो जाएगी 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। या फिर दो लगातार वेग दिया हुआ है अगर V1 और V2 बराबर समय के लिए, तो तब औसत वेग हो जाता है V1 प्लस V2/2। तो समय बराबर तो V1 प्लस V2/2, और दूरी बराबर तो 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी पिंड को सीधे ऊपर फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका त्वरण है। तो किसी वस्तु को सीधा अगर ऊपर फेंकते हैं कुछ वेग से, तो आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका त्वरण क्या होगा। तो बस ये एक ट्रिकी सवाल है, इसका आंसर हम लोग जानते हैं बी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हो गया भाई? ये डायरेक्टली हमने बिना कोई कैलकुलेशन, बिना किसी फार्मूला के लिख दिया। इसलिए क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को हवा में उछाला जाए या छोड़ा जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से उस पर एक बल नीचे की तरफ लगता है, और उसके वजह से त्वरण हमेशा नीचे की तरफ इतना ही होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे वस्तु ऊपर जा रही हो या वस्तु नीचे आ रही हो, वो उस रास्ते में कहीं पर भी हो, जहां फेंके वहां पर, अधिकतम ऊंचाई पर, बीच में किसी बिंदु पर, ऊपर जाते नीचे जाते हुए कहीं भी, इसका त्वरण का मान इतना ही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसके लिए किसी कैलकुलेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड से सीधा ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से ठीक 1 सेकेंड पहले पिंड का वेग है। तो किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया, कितने वेग से? तो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर पहुंचने, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने से ठीक 1 सेकेंड पहले उसका वेग कितना है। तो अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग हम लोग जानते हैं क्या होगा, 0। उससे ठीक 1 सेकेंड पहले यहाँ पे वेग ज्ञात करना है। तो उस बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा? तो 1 सेकेंड का समय लगेगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाने का समय आपको पता है 1 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ से नीचे की चीजें आप भूल जाइए। बस इतना मानिए कि यहाँ से ही फेंका गया, मान लेते हैं यहाँ से फेंका गया, तो किस चाल से, किस वेग से? तो V1 वेग से। नीचे की चीजें बिल्कुल भूल जाइए आप। ऐसा माने कि यहीं से फेंका गया, और यही चाल आपको बताना है कि कितने चाल से फेंके, कितने वेग से फेंके कि 1 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाए। बस ये सिंपल सा सवाल बन गया। नीचे की चीजें ये 20 हो, 50 हो, 100 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये फार्मूला किससे सॉल्व होगा? तो ये सॉल्व होगा V बराबर U प्लस 80 से। लेकिन यहाँ पे इस V का मतलब अंतिम वेग 0, इस U का मतलब यहाँ पे कौन है? तो V1 है। A का मतलब माइनस G, क्योंकि त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है, और टाइम t कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। तो इसलिए V1 बराबर क्या होगा? G, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
कि वस्तु को नीचे से ऊपर अगर आप फेंक रहे हैं चाहे 20 मीटर पर सेकंड, बस फेंकते समय उसका वेग 9.8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 9.8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने से 1 सेकेंड पहले उसका वेग हमेशा यही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ 20 से फेंको, 50 से फेंको, 100 से फेंको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से आखिरी 1 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो इससे पहले सवाल में पूछा गया था आखिरी 1 सेकंड में ऊपर पहुंचती है तो आपको वहां पे बताना वेग, अब पूछ रहा आखिरी 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो फिर यहाँ पे फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले के इंटरवल में कितनी दूरी तय हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय फिर से 1 सेकेंड, उच्चतम बिंदु पर 0 या ऊंचाई। तो आपको बस ये दूरी बताना है कि दूरी s बराबर कितना है। तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेग हमें नहीं पता, तो यहाँ का वेग अगर पता होता तो प्रारंभिक वेग होता, और अंतिम वेग भी पता है, त्वरण भी पता है, समय भी पता है, तो विस्थापन बता सकते थे, लेकिन पता तो है नहीं। तो दोस्तों अब भी मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फॉर्मूला बताने वाला हूँ विस्थापन का। आप विस्थापन के लिए फॉर्मूला जानते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है Vt माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो दोनों में फर्क क्या है, ये जो है प्रारंभिक वेग है और ये जो है अंतिम वेग है। तो विस्थापन का जो फॉर्मूला है 2 तरीके से लिखा जा सकता है। प्रारंभिक वेग की मदद से आप लिखेंगे तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अंतिम वेग की मदद से लिखेंगे तो Vt माइनस हाफ AT स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे Vt माइनस हाफ AT स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर हमें अंतिम वेग ये पता है v0 है, टाइम दिया हुआ है, त्वरण a हम जानते हैं, समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको s मिल जाएगा। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आसान प्रॉब्लम बना देता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आसान बना देता है। तब आप देखें s क्या होगा, तो v हो गया 0, g का वैल्यू होगा -9.8। फार्मूला में देखिए माइनस है, लेकिन जब त्वरण का मान रखेंगे तो वस्तु ऊपर जा रही है, त्वरण नीचे है, सो माइनस, और टाइम t तो 1 है ही, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4.9 मीटर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि महत्तम ऊंचाई से पहुंचने से 1 सेकेंड पहले वो कहाँ पे था। तो महत्तम ऊंचाई से 4.9 मीटर नीचे होगा, तो इसका आंसर होगा बी 4.9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 एक गेंद P को विराम की अवस्था से ऊर्ध्वाधर नीचे गिराया गया और उसी क्षण दूसरी गेंद Q को उसी ऊंचाई से कुछ क्षैतिज वेग से फेंका गया। तो यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो एक गेंद को विराम की अवस्था से यहां से गिराया गया, ठीक है, ये सीधा नीचे गिरने वाली है P, और दूसरी गेंद को उसी स्थान से Q को क्षैतिज के समानांतर फेंका गया। तो दोनों को एक समान ऊंचाई से, धरातल से एक समान ऊंचाई से फेंका गया, एक को सीधा नीचे छोड़ दिया गया P को, और Q को धरातल के समानांतर कुछ वेग देकर फेंका गया। तब आपको ऑप्शन से देखना है कि गेंद P धरातल पर पहले, ये जो सीधे छोड़ा गया वो पहले गिरेगी, या Q पहले पहुंचेगी, या दोनों गेंद धरातल पर एक साथ पहुंचेगी, उनके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाए तो h हाइट गिरने में समय होता है √2h/g। तो इस P के लिए समय, मान लीजिए ऊंचाई h है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता है, t बराबर √2h/g। Q के लिए गति 2 दिशाओं में, धरातल के समानांतर और धरातल के लंब, क्योंकि जब ये आगे चलेगी तो ऐसे आना है,
तो ये दोनों दिशाओं में चल रहा है, धरातल के समानांतर भी और नीचे की तरफ भी गिर रही है। तो जो नीचे की तरफ वेग है उस पर ध्यान दें। क्या यहाँ पर ये नीचे की तरफ वेग है? तो नहीं है, तो u बराबर 0 हो गया नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ त्वरण कितना है? g ही है, उसका भी, q का भी, बस रास्ता इसका पाराबोलिक है, ठीक है, इस गति की वजह से। तो नीचे की तरफ इसका भी अगर देखा जाए तो सब कुछ वैसा ही है, u बराबर 0, त्वरण बराबर g, ठीक है। तो टाइम भी इसके लिए यही रहेगा। किसी वस्तु को अगर ढेर सारी वस्तुएं आपको समान ऊंचाई से छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए, किसी को धरातल के समानांतर फेंकिए, तो धरातल के समानांतर आप एक 10 दें, 20 दें, 50 दें, 100 दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे गिरने का समय सब के लिए यही होगा, √2h/g, एक समान होगा। तो धरातल के समानांतर वेग पे किस वेग से क्या चेंज आएगा? तो इसका ये दूरी बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ाते जाएंगे, ये दूरी बढ़ता जाएगा, ये दूरी ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, बस यही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो सीधा छोड़ दे या धरातल के समानांतर फेंके, दोनों को समय बराबर लगेगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा दोनों गेंद एक साथ धरातल पर पहुंचेगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक गेंद को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधा ऊपर फेंका गया, लगभग कितने समय के बाद धरातल पर वापस आ जाएगी? तो सीधा ऊपर फेंका गया 100 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर गई और फिर वापस आ गई धरातल पे, तो कितना समय लगा? तो इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रक्षेप काल, t। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2u/g, t बराबर 2u/g। तो लगभग में कह सकते हैं 2 × 100, g का मान 10 ले लेते हैं, तो लगभग 20 सेकेंड, तो जो कि दिया गया ऑप्शन बी में, तो 20 सेकेंड इसका जवाब होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर इसका दूसरा पार्ट लेकर के हम आते हैं, कुछ समय में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।